वेलकम प्यारे प्यारे बच्चों, ये है हमारा साइंस के सीरीज का डे 3। आइए देखते हैं कि डे 3 में हम क्या सीखने वाले हैं। आज हम सीखने वाले हैं बच्चों गति तथा चाल। क्या आपको पता है कि आपकी गति क्या है या आपकी चाल क्या है? कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपकी चाल क्या है। बहुत अच्छे, इस वीडियो के एंड तक आते आते आप अपनी चाल निकालना सीख जाएंगे। गति को समझने से पहले बच्चों हमें समझना पड़ेगा अवस्था, यानी कोई वस्तु किस अवस्था में है, सबसे पहले हम ये समझेंगे। तो कोई भी वस्तु दो अवस्थाओं में हो सकती है, या तो वो विराम अवस्था में हो सकती है बच्चों, और या तो वो गतिशील अवस्था में हो सकती है। तो पहले हम समझेंगे कि विराम अवस्था क्या है। विराम अवस्था को हम कहते हैं यदि समय के साथ वस्तु की स्थिति में परिवर्तन ना हो। मान लीजिए ये कोई मेज है बच्चों, और इस पर हमने एक कोई बुक रख दी है। क्या रख दी है? बुक रख दी है। अब ये यहां पर रखी पड़ी हुई है, ना हिल रही है, ना डुल रही है, ना चल रही है, ना फिर रही है। तो इस वक्त हम इस बुक को क्या कहेंगे? ये बुक विराम अवस्था में है। 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, अभी भी ये बुक विराम अवस्था में ही। तो यानी समय के साथ इस बुक की स्थिति में कोई चेंज नहीं हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में हम इसको क्या कहेंगे? विराम अवस्था। जैसे मेज पर रखी पेन, इसका एग्जांपल हम क्या ले सकते हैं? मेज पर रखी पेन, मेज पर रखी बुक। फिर आती है हमारी दूसरी अवस्था, गतिशील अवस्था। ये क्या होती है? यदि समय के साथ वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हो, यानी समय चेंज हो रहा है, साथ ही साथ वस्तु की स्थिति भी चेंज हो रही है। देखिए फिर से हमारा वही टेबल है, थोड़ा बड़ा हो गया है ना। टेबल वही है, बस थोड़ा बड़ा हो गया। बुक वही है, बस थोड़ी लंबी हो गई है। अब क्या हुआ कि ये अभी मान लीजिए ए पॉइंट पे एक शरारती बच्चा आया, आपके जैसा, बिल्कुल जैसे आप एर्थ में बच्चे बड़े शरारती होते हैं। आया, उसने इस बुक को यहां से खिसका कर यहां पहुंचा दिया। मान लीजिए कि बी पॉइंट पे पहुंचा दिया, ठीक है। तो वो आया, उसने इस बुक को ए से बी पॉइंट पर पहुंचा दिया। तो ए से बी पॉइंट तक जाने में ये जो बुक है वो किस अवस्था में रही? गतिशील अवस्था में। समझेंगे बच्चों बहुत ध्यान से। ए से बी तक जाने में ही वो गतिशील अवस्था में रही। जब बी पर पहुंच के रुक गई तो वापस से विराम अवस्था में आ गई। यानी जब कोई वस्तु गति कर रही होती है, यानी उसकी स्थिति में समय के साथ चेंज आ रहा होता है, तभी हम उसको कहते हैं कि वो गतिशील अवस्था में है, वरना तो उसको हम कहेंगे विराम अवस्था में। जैसे यहां पर हमने जो एग्जाम्पल लिया बच्चों, एग्जाम्पल क्या लिया है? उड़ती हुई तितली। अब मान लीजिए तितली जो है वो फूल पे बैठी थी, वहां से उड़कर वो दूसरे फूल पर गई। तो जितनी देर वो उड़ रही है, इसीलिए हमने क्या लिखा है? उड़ती हुई तितली। तो जितनी देर वो उड़ेगी उतनी देर वो गतिशील अवस्था में रहेगी। फिर जैसे ही वो दूसरे फूल पर जाकर बैठेगी बच्चों, तो वो वापस से विराम अवस्था में आ जाएगी। तो यानी विराम अवस्था और गतिशील अवस्था आपस में रिलेटेड है। बिना विराम अवस्था के गतिशील अवस्था हो ही नहीं सकती है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि कितने प्रकार की अवस्थाएं होंगी। 2 होंगी, एक विराम अवस्था, एक गतिशील अवस्था। विराम अवस्था में वस्तु की स्थिति में समय के साथ कोई चेंज नहीं आएगा, जबकि गतिशील अवस्था में वस्तु जो है वो समय के साथ अपनी स्थिति को बदलते रहेगी। तो उसे हम कहेंगे गतिशील अवस्था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे बच्चों गति के प्रकार। गति, अब हमने समझ लिया कि गतिशील अवस्था क्या है। तो जब कोई वस्तु चल रही है तो उसको हम कहेंगे वो गतिशील अवस्था में है, यानी वो गति कर रही है। अब वो गति कितने प्रकार की हो सकती है? मतलब जितने देर वो वस्तु गतिशील है तो वो कितने तरह से, कितने टाइप्स से गति कर सकती है। मान लीजिए हमको ए स्थान से बी स्थान तक जाना है, या हमको किसी भी प्रकार की गति करनी है, अपनी स्थिति में किसी भी प्रकार का परिवर्तन करना है, तो वो किस किस टाइप से हो सकता है, उसी को हम कहते हैं गति के प्रकार, और उसी को हम यहाँ पर समझने वाले हैं। तो पहला जो है हमारा वो है सरल रेखीय गति। अब आपको पता है कि रेखीय हम किसको कहेंगे? ये मान लीजिए कि एक सीधी रेखा है, ठीक है। अब यहां पर हम इसको सड़क कंसिडर कर लेते हैं। इस पर एक हमारी कार चल रही है, फिर से कार बना लेते हैं बच्चों, ठीक है। बहुत अच्छी कार नहीं है लेकिन ठीक है। अब वो इस पर एक सीधी रेखा में गति कर रही है।
तो इस समय इस कार की गति को हम क्या कहेंगे? सरल रेखीय गति। इसी तरह से बच्चों 26 जनवरी को जो हमारा राजपथ पर मार्च पास्ट का शो आता है, तो उसमें आप देखेंगे कि जो सिपाही हैं वो एकदम सीधी रेखा में मार्च पास्ट करते हैं। तो उसका भी एग्जाम्पल बच्चों हम यहाँ पे लेंगे, मार्च पास्ट करते हुए सिपाही की गति। पूछा जाता है एग्जाम में बच्चों, ऑप्शन में रहता है, बड़े बड़े एग्जाम्स में रहता है, ठीक है। तो ये कैसी गति है? सरल रेखीय गति। अब बच्चों आप जो ये मेरी सीरीज है, इसको सिर्फ अपने 8th के एग्जाम से ना जोड़कर देखें, इसको आप आने वाले अपने भविष्य में हर एग्जाम की तैयारी को समझकर करें। और मेरा आपसे वादा है कि इस सीरीज के एंड होते होते साइंस आपको एकदम इजी लगने लगेगी और आप बहुत ही प्रो हो जाएंगे साइंस में, ठीक है। क्योंकि आप सभी गेम खेलते हैं, मुझे पता है, तो आप वाकिफ होंगे इस वर्ड से, प्रो से, तो आप साइंस में बच्चों बिल्कुल प्रो हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। द्वितीय टाइप की जो हमारी गति है वो है वृत्तीय गति। कैसी गति? वृत्तीय गति। हमें पता है वृत्त क्या होता है? एक केंद्र के परितः अगर समान दूरी पर हम रेखा खींचते हैं तो हम इसको वृत्त कहते हैं। सेम यही परिभाषा है कि ये जब कोई वस्तु किसी निश्चित बिंदु, मान लीजिए ये बिंदु है, के चारों ओर निश्चित दूरी पर वृत्ताकार मार्ग पर चलती है। अब जैसे कि मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी यहाँ पर है, क्या है? पृथ्वी, और यहाँ पर है चंद्रमा। अब ये इसके चारों ओर वृत्ताकार पथ पर चलता है, तो इसकी गति कैसी हो गई? वृत्तीय गति। थर्ड है बच्चों घूर्णन गति। घूर्णन गति क्या है बच्चों? जब कोई वस्तु अपने अक्ष के परितः गति करती है। देखिए बच्चों, ये पेन है, इसको हमने यहाँ पर रखा, तो ये जो नोक यहाँ पर टच हो रही है, ये क्या है? इसका अक्ष। अब अगर हम इसको ऐसे घुमा रहे हैं तो ये क्या है? अपने अक्ष के परितः घूम रही है, इसी को हम कहेंगे अक्ष के परितः घूमना। तो घूर्णन गति का बच्चों जो एग्जाम्पल है वो है हमारा घूमता हुआ लट्टू। जैसे आप देख रहे हैं ये लट्टू है, तो ये इसका अक्ष है, तो ये अपने अक्ष के परितः ही घूमता है गोल गोल। तो इस तरह की गति को हम क्या कहते हैं बच्चों? इस तरह की गति को हम घूर्णन गति कहते हैं। फोर्थ टाइप जो है बच्चों वो है हमारा आवर्ती गति। क्या है बच्चों? आवर्ती गति। वस्तु एक निश्चित समय के बाद अपनी गति को दोहराती है। वस्तु अपनी गति को एक निश्चित समय के बाद बार बार दोहराती है, तो उसे हम कहते हैं आवर्ती गति। इसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या है बच्चों? बेस्ट एग्जाम्पल है घड़ी की सुइयों की गति। जैसे ये हमारी घड़ी है बच्चों, आप देखेंगे 12, 3, 6, 9। तो जो सुई है बच्चों वो यहाँ से शुरू होती है और इस तरह से पूरा घूमती है और अगेन फिर घूमती है, इस तरह से वो बार बार गोल गोल घूमती है, तो बार बार दोहरा रही है अपनी गति को, तो इसको हम कहेंगे आवर्ती गति। नेक्स्ट टाइप जो है बच्चों वो है हमारी दोलन या कंपन गति। इसको हम आवर्ती गति के रूप में भी देखते हैं बच्चों, क्योंकि इसमें भी ये अपनी गति को दोहराती है। लेकिन यहाँ पर अंतर क्या है? यहाँ पर जो वस्तु है वो अपनी माध्य स्थिति के दोनों ओर सरल रेखा में गति करती है। जैसे कि ये लोलक लटकाते हैं बच्चों हम, तो ये इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा और वापस यहाँ आएगा, तो इसको हम कहते हैं जो है दोलन या कंपन गति। इसी तरह स्प्रिंग है, स्प्रिंग को अगर हम खींचते हैं तो यहाँ तक खींचेंगे, वापस ये यहाँ आ जाएगी, तो ये ऊपर नीचे गति करती रहेगी बच्चों। तो इसको भी हम कहते हैं दोलन या कंपन गति। जैसे ये पेन है, तो आप देखिए इसको ऐसे 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 ऐसे, देखिए इस तरह से इसको हम कहेंगे क्या? दोलन या कंपन गति। जैसे झूले में झूलते बच्चे की गति, जो कोई झूला है बच्चे झूलते हैं ना, तो इस तरह से यूं 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 झूलते हैं, वापस जाते हैं, फिर वापस आते हैं, तो इसको भी हम क्या कहते हैं? दोलन या कंपन गति। तो एक बार बच्चों हम रिवाइज कर लेते हैं कि हमने गति के कितने प्रकार पढ़े। तो पहला हमने देखा गति का प्रकार सरल रेखीय गति। इसमें एक सीधी रेखा में कोई चीज गति करती है, जैसे सीधी सड़क पर चलती कार या मार्च पास्ट करते हुए सिपाही। वृत्तीय गति किसे कहेंगे बच्चों? जब किसी निश्चित बिंदु के चारों ओर कोई वस्तु गति करेगी तो हम उसको क्या कहेंगे? वृत्तीय गति। ठीक है, जैसे पंखे के ब्लेड की गति, इसको भी हम वृत्तीय गति में गिनते हैं। घूर्णन गति, जब कोई वस्तु अपने अक्ष के परितः घूमती है तो उसको हम कहते हैं घूर्णन गति। जैसे लट्टू की गति, और इसके साथ ही साथ हमारी जो पृथ्वी है बच्चों वो भी अपने अक्ष के परितः घूमती है, जिसकी वजह से दिन और रात होते हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप चाहिए तो यहाँ पे नोट कर सकते हैं कि दिन और रात किसकी वजह से होते हैं? पृथ्वी की घूर्णन गति की वजह से होते हैं। फोर्थ हमने पढ़ा बच्चों आवर्ती गति। आवर्ती गति, यदि कोई वस्तु अपनी गति को निश्चित समय पर दोहराती है, जैसे घड़ी की सुइयों की गति, वो हमेशा 12 घंटे पे अपने आप को दोहराएगी, है ना।
और अगर आप देखेंगे मिनट वाली तो वो घंटे पे दोहराएगी, सेकंड वाली देखेंगे तो वो मिनट पे दोहराएगी। तो इस तरह से हम उसको कहेंगे आवर्ती गति। नेक्स्ट हमने पढ़ा दोलन या कंपन गति। जब कोई वस्तु अपनी मध्य स्थिति के दोनों ओर इधर उधर सरल रेखा में गति करती है तो उसे हम कहते हैं दोलन या कंपन गति। नेक्स्ट टॉपिक जो आता है बच्चों वो आता है हमारा दूरी तथा विस्थापन। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप यहाँ पे लिख लेंगे इंपॉर्टेंट। अधिकतर बच्चे दूरी और विस्थापन को सेम ही समझते हैं बच्चों, जबकि दोनों अलग अलग है। दूरी क्या है? किसी वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई। किसी वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई। मान लीजिए कोई एक वस्तु है जो इस बिंदु ए से चलती है, फिर इस बिंदु बी पर जाती है और फिर इस बिंदु सी पर आती है। तो इस समय इसकी दूरी क्या होगी? तो दूरी हो जाएगी बच्चों यहां पर ए बी प्लस बी सी, ये हो गई दूरी। ठीक, तो चली गई वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई को हम दूरी कहते हैं। अब आ जाते हैं विस्थापन। प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की सबसे छोटी लंबाई। क्या कह रहा है? प्रारंभिक और अंतिम स्थिति। अब देखिए प्रारंभिक स्थिति क्या थी? ए, अंतिम स्थिति क्या है? सी। इन दोनों के बीच की सबसे छोटी लंबाई या न्यूनतम दूरी जो होगी वो क्या होगी बच्चों? वो होगी इस तरह से बना लेंगे। ठीक, तो विस्थापन यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो विस्थापन यहाँ पे हो जाएगा बच्चों ए सी। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि दूरी अलग है और विस्थापन अलग। अब बच्चों एग्जाम के लिए जो विशेष है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो फॉर्मूला यहाँ पर लिखा हुआ है, दूरी विस्थापन से या तो बड़ी है या बराबर, से बड़ी या बराबर, इसको हम क्या पढ़ेंगे? से बड़ी या बराबर। तो दूरी से बड़ी या बराबर है किसके? विस्थापन के। अब इसको सिद्ध करते हैं बच्चों। मान लीजिए कि ये मेरी एक कार है, फिर से कार ले ली बच्चों हमने। ये बिंदु ए पर है। कहां है? बिंदु ए पर। ये गई बिंदु बी पर। कहां गई? बिंदु बी पर। फिर ये गई बिंदु सी पर। ठीक, और वापिस इस पथ से होते हुए ये आ गई बिंदु ए पर। वापिस कहां आ गई? बिंदु ए पर। तो इस स्थिति में दूरी, अब मान लीजिए मैं इसको लिख देती हूं 2 मीटर, ये है 3 मीटर और ये है 6 मीटर। तो दूरी कितनी चली? 2, 3, 5 और 6, 6, 5, 11 मीटर। जबकि विस्थापन कितना है? तो विस्थापन आप देखेंगे कि विस्थापन चूंकि वापिस ए पे आ गया है तो विस्थापन कितना है? 0 मीटर। ठीक है, विस्थापन कितना है बच्चों? 0 मीटर। अभी हमने पीछे देखा था कि विस्थापन कितना था? दूरी थी ए प्लस बी सी। मान लीजिए कि ये आपका है 3, ये है 4 और ये है 5। तो 3 और 4 ये दूरी कितनी हो गई यहाँ पे? 7 मीटर। और आपका विस्थापन कितना हो गया? 5 मीटर। तो यहां भी तो ये ज्यादा था बच्चों। तो देखते हैं, आइए, या तो ज्यादा होगी और या तो बराबर होगी किसके? विस्थापन के। अब इसी को हम नोट डाउन कर लेते हैं क्योंकि ऐसे ही हमारे एग्जाम में आता है। दूरी का मान हमेशा विस्थापन के बराबर या अधिक होता है। तो दूरी का मान हमेशा विस्थापन के बराबर होगा या उससे अधिक होगा। यदि दूरी बराबर 0 तो विस्थापन भी 0 ही होगा। फिर कह रहा है यदि विस्थापन बराबर 0 तो दूरी या तो 0 होगी या तो कुछ और भी हो सकती है। जैसे यहां पर आप देख रहे हैं कि विस्थापन 0 है लेकिन दूरी कितनी है? 11 मीटर, यानी दूरी शून्य भी हो सकती है या अन्य भी हो सकती है। अब हम देखेंगे कि यदि दूरी शून्य है तो विस्थापन शून्य कैसे होगा, इस वाले को समझ लेते हैं। मान लीजिए कि ये कोई बॉल है, ये बिंदु ए पर है और यहीं पर खड़ी है, तो दूरी कितनी है बच्चों? दूरी 0 है। तो अब जब दूरी ही नहीं चला तो विस्थापन भी कितना है? 0 है। तो इसको आप समझ गए होंगे आई होप कि अगर वस्तु चल ही नहीं रही है तो उसकी दूरी भी 0 है और उसका विस्थापन भी 0 है। और इस स्थिति में हम वस्तु को कहते हैं कि वस्तु विराम अवस्था में है। ठीक है, वस्तु किस अवस्था में है? विराम अवस्था में है। टॉपिक है बच्चों हमारा चाल। चाल किसे कहते हैं? किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी को ही हम उसकी चाल कहते हैं। इसका एसआई मात्रक क्या है? मीटर प्रति सेकंड। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया कि चाल का मात्रक क्या है? मीटर प्रति सेकंड। सूत्र लिखेंगे 4 बराबर तय की गई दूरी बटे लगा समय। तय की गई दूरी बटे दूरी तय करने में लगा समय। तो मान लीजिए कोई वस्तु है, चलिए फिर से कार बना लेते हैं।
ये कार बिंदु ए से बी तक की दूरी है 10 किलोमीटर और ये इसको तय कर रही है 2 घंटे में। ठीक है, तो ये कार बिंदु ए से बी तक 2 घंटे में पहुंच रही है। कुल दूरी कितनी है? 10 किलोमीटर। तो कार की चाल पूछ रहा है, तो कार की चाल क्या हो जाएगी बच्चों? चाल बराबर हो जाएगा दूरी बटा समय। दूरी कितनी? 10 किलोमीटर। समय कितना? 2 घंटा। तो चाल कितनी आ गई? 5 किलोमीटर प्रति घंटा। 5 किलोमीटर प्रति घंटा इस कार की चाल हो गई बच्चों। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों हमारा औसत चाल। औसत चाल क्या होता है? कुल चली गई दूरी बटा कुल लगा समय। औसत चाल की जरूरत हमें कब पड़ती है बच्चों? मान लीजिए फिर से हमारी ये कार है, ये कार इस बिंदु ए से चली बिंदु बी तक। बिंदु ए से बी तक की दूरी है 10 किलोमीटर। चली कितने में? 1 घंटे में। फिर ये आगे चली बी से सी तक। बी से सी तक की दूरी है बच्चों 20 किलोमीटर। चली कितने समय में? 1 घंटे में। अब हमको इस कार की चाल बतानी है, यानी औसत चाल बतानी है। तो इस कार की औसत चाल क्या हो जाएगी? कुल दूरी बटा कुल समय। तो कुल दूरी कितनी हो गई? 10 + 20 किलोमीटर। कुल समय कितना हो गया? 1 + 1 घंटा। तो यानी हो गया 30 किलोमीटर बटा 2 घंटा। क्या आ गया? 15 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हो गई इस कार की औसत चाल हो गई बच्चों। ठीक है, अब बच्चों एग्जाम के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स हैं जिसको आप नोट कर लेंगे। वाहनों में चाल का मापन किस यंत्र द्वारा किया जाता है? ये पूछता है कि चाल का मापन किस यंत्र द्वारा किया जाता है, तो हम आंसर में लिखेंगे स्पीडोमीटर। क्या लिखेंगे? स्पीडोमीटर। आपने देखा ऐसे बाइक में बना रहता है, यहाँ पे 0 फिर 10 20 ऐसे लिखा होता है, इस पे कांटा हमारा चलता रहता है, तो इसको हम कहते हैं स्पीडोमीटर। अब तो डिजिटल आ गया है, पुराने वाले में ऐसे था। ठीक है, फिर वाहनों में दूरी मापन का यंत्र, ऐसे बच्चों एक बना रहता है ऐसे बॉक्स, और यहाँ पर आपके नंबर जो है जैसे जैसे आप चलते जाते हैं वैसे वैसे बढ़ते जाते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं? ओडोमीटर। तो सबसे ज्यादा क्या पूछा गया है? दूरी मापने का यंत्र यानी ओडोमीटर, तो इसको आप नोट कर लेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों हमारा समय दूरी ग्राफ। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या आता है बच्चों? चित्र आता है या तो कभी कभी लिखा होता है। ठीक है, तो कह रहा है कि यदि वस्तु स्थिर है या विरामावस्था में है तो समय दूरी ग्राफ कैसा बनेगा? तो एक्स अक्ष पे हम दिखाते हैं बच्चों समय को और वाई अक्ष पे हम दिखाते हैं दूरी पे। और कैसे बनेगा? तो सीधी क्षैतिज रेखा बनेगी। ये वर्ड आप याद रखेंगे, सीधी क्षैतिज रेखा बनेगी। कब? जब वस्तु विरामावस्था में। क्यों? क्योंकि समय तो बढ़ रहा है लेकिन दूरी नहीं बढ़ रही है। अब ये कार है, ये यहीं पे खड़ी है ए पॉइंट पे, तो समय तो बढ़ रहा है ना, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा, लेकिन दूरी वही है, इसलिए ऐसी एक सीधी क्षैतिज रेखा बनेगी बच्चों। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है गतिशील अवस्था। क्या है बच्चों? गतिशील अवस्था। लेकिन कैसी गतिशील? एक समान गति से। अब प्रश्न कैसे आता है बच्चों? प्रश्न आता है कि यदि कोई वस्तु एक समान गति से गतिशील है तो उसका ग्राफ कैसा बनेगा? तो उसका समय दूरी का ग्राफ बनेगा बच्चों तिरछी सीधी रेखा। कैसा बनेगा? तिरछी सीधी रेखा बनेगी बच्चों। ठीक है, और या तो आपको ये ग्राफ दे देगा, ग्राफ की इमेज दे देगा और पूछेगा कि बताइए ये कौन सी गति को दर्शा रहा है, तो आप कहेंगे ये एक समान गति को दर्शा रहा है। नेक्स्ट आता है गतिशील अवस्थाई बच्चों, लेकिन उसका दूसरा टाइप आ जाता है असमान गति। तो इसमें कभी कभी पूछता है असमान गति से जो वस्तु चल रही है उसका समय दूरी का ग्राफ कैसा होगा? तो एग्जाम्पल में लिखा होता है वक्र रेखा। तो आप इसको भी बहुत इंपॉर्टेंट समझेंगे बच्चों कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वक्र रेखा वर्ड जो है ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब उसके अलावा मैंने चित्र भी बना दिया, कभी कभी डायरेक्ट चित्र से भी पूछ लेता है। तो जब घटती हुई चाल है तो कैसा बनेगा? ऐसा बनेगा, देखिए यू बनेगा, यू यू। ठीक है, बढ़ती हुई चाल है तो यू बनेगा, असमान चाल है तो इस तरह से ऊपर नीचे जिगजैग फॉर्म में बनेगा। तो आज का बच्चों ये वीडियो हमारा डे 3 का यहीं समाप्त होता है।
नेक्स्ट वीडियो में डे 4 में हम इससे जुड़े हुए कुछ एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। तो यही पैटर्न रहेगा बच्चों, पहले हम टॉपिक पढ़ेंगे और उससे जुड़े हुए एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों मैं आपका विज्ञान खत्म करूंगी, इसके बाद हम आएंगे मैथ पर, मैथ को हम खत्म करेंगे, उसके बाद हम शुरू करेंगे सोशल साइंस और उसके बाद लास्ट में हम करेंगे रीजनिंग। ठीक है, क्योंकि रीजनिंग सबसे ज्यादा पूछी जाती है, तो रीजनिंग मैंने रखा है कि एग्जाम टाइम में रहे आपका, ताकि ये सब आपको नोट्स बनाने बच्चों, साइंस के नोट्स बनाने हैं, एसएसटी के नोट्स बनाने हैं, साथ ही साथ हम जब नवोदय स्पेसिफिक तैयारी करेंगे तो उसमें आपको हिंदी इंग्लिश के भी नोट्स बनाने पड़ेंगे नवोदय और अटल के लिए। तो आप नोट्स बनाते चले बच्चों, ठीक है, बिल्कुल आप मेरे साथ जुड़े रहिए और डे 1 डे 2 डे 3 करके आप इस तरह से नोट्स बनाते चलिए। एमसीक्यूज वाले वीडियोस को आप चाहिए तो नोट्स ना भी बनाइए, उसको आप प्रैक्टिस सेशन की तरह देखिए, ज्यादा से ज्यादा उन वीडियोस को आप देखेंगे मेरे साथ। उसके साथ हम क्या करेंगे बच्चों कि जब लास्ट में आएगा तो हम 3 दिन पढ़ाई करेंगे और 3 दिन रिवीजन रखेंगे। ठीक है, तो ये जो सारे वीडियोस हैं हम बना रहे हैं, इनको हम रिवाइज भी करेंगे बच्चों। ठीक है, तो इन पीडीएफ्स को हम फिर से रिवाइज करेंगे और मैराथन टाइप का एक अटेंड करेंगे। कोशिश करूंगी मैं कि लाइव वीडियो भी बना सकूं उस टाइम में जब आपके एग्जाम नजदीक होंगे। अभी फिलहाल आप इसको धीरे धीरे अभी से तैयारी करते चलिए। जो बच्चे 8 पास हो गए हैं वो आप अपने 10th में आपको पॉलिटेक्निक देना है, आईटीआई देना है या तमाम तरह की परीक्षाएं देनी है, उसके लिए तैयारी करें। साथ ही साथ जो बच्चे मेरे अभी 7th में हैं, 6th में हैं, वो भी जरूर इन वीडियोस को देखें ताकि उनकी आगे की तैयारी बहुत बेहतर हो जाए। चलिए लास्ट पे बच्चों मेरा आपसे अनुरोध है कि आप प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट भी जरूर करिए बच्चों, जो भी आपको अच्छा लगता है या बुरा लगता है। उससे क्या होता है बच्चों, मुझे मोटिवेशन मिलता है और वीडियो बनाने के लिए एनर्जी आती है बच्चों। जैसा कि आपको पता है कि मैं एक टीचर हूँ, साथ ही साथ ये YouTube चैनल भी मुझे मैनेज करना पड़ता है। तो टीचिंग के साथ YouTube चैनल मैनेज करना बहुत कठिन है बच्चों, और फिर भी मैं आपके लिए पूरा प्रयास करती हूँ कि समय निकालूं, वीडियो बनाऊं। तो आपसे बच्चों मैं एक छोटा सा लाइक तो मांग ही सकती हूँ, तो आप प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। बाय बाय बच्चों।